आप कौन हैं? मैंने तज़ीक आमेज़ लहजे में कहा। मैं खुदाई फौजदार हूँ। फिर तैमूर से मुखातिब हुआ, दरवाज़ा बोल्ट कर दो और इसे अंदरूनी कमरे में ले चलो। तैमूर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा बोल्ट कर दिया और माहिराना अंदाज में इरफान की तलाशी ले डाली। उसके बगली होल्स्टर से .32 का एक पिस्टल बरामद हुआ। उसके अलावा उसकी जेब में उसका पर्स था, छोटा सा एक कंघा था, रुमाल था और शर्ट के सामने वाली जेब में अमेरिकन डॉलर्स और 2-3 विजिटिंग कार्ड्स थे। तलाशी लेने के बाद तैमूर ने उसे गर्दन से पकड़कर अंदरूनी कमरे की तरफ धकेला। इरफान ने कहा, देखिए आप मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो अब काफी हद तक संभल चुका था। बोला, मैं कोई चोर उचक्का या उठाई गिरा नहीं हूँ। तैमूर ने तंजिया लहजे में कहा, वक्कार को दोस्त कहने के बाद भी तुम ये बात कर रहे हो? बाय द वे, तुम्हारा जरिया मौश क्या है? मेरा मतलब है सोर्स ऑफ इनकम। वो बोला, मैं एक मल्टीनेशनल फर्म में सेल्स मैनेजर हूँ। और तैमूर ने दुरुस्त लहजे में कहा, झूठ बोलते हो तुम। न तुम्हारा नाम इरफान है और न तुम मुझे किसी मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स मैनेजर लगते हो। इस दौरान में हम अंदरूनी बेडरूम में पहुंच गए थे। तैमूर ने उसके पर्स से निकला हुआ शनाख्ती कार्ड उसके सामने लहराया। बोला, ये तुम्हारा अपना शनाख्ती कार्ड है ना? इस पर तो कुछ और नाम है। वो होंठों पर जबान फेर कर बोला, वो दरअसल इरफान मेरी उर्फियत है, वैसे नाम तो मेरा दूसरा है। मैंने उसके पिस्टल की तरफ इशारा किया, कहा, और ये खिलौना क्यों साथ लिए घूम रहे हो? क्या मल्टीनेशनल कंपनीज के सेल्स मैनेजर पिस्टल के जोर पर सेल्स कर रहे हैं आजकल? वो बोला, ये मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। उसका खौफ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा था। तैमूर ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आवाज पूरे फ्लैट में गूंज गई। फिर वो तपे हुए लहजे में बोला, तुम शुरू से ही झूठ बोल रहे हो। अब अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो तुम बोलने के काबिल ही नहीं रहोगे। उसका नाम अरशद था। वो इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा। उसके होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बहकर उसकी ठोड़ी तक आ रही थी। फिर वो हिज़यानी अंदाज में बोला, तुम इस फ्लैट में मुझे कत्ल नहीं कर सकोगे। ये शहर का गुंजान इलाका है और कोई एक फ्लैट में जोर से बोले भी तो आवाज दूसरे फ्लैट में जाती है। तैमूर के चेहरे पर सफाक मुस्कुराहट नमूदार हुई। बोला, माय डियर, आवाज तो उस वक्त जाएगी जब वो तुम्हारे हलक से बरामद होगी। मैं तुम्हें रिवॉल्वर या पिस्टल से नहीं बल्कि अपने हाथों से गला घोंट कर मारूंगा। इरफान ने थूक निकल कर कहा, मगर क्यों? मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तैमूर बेपरवाही से बोला, बस यूं ही शौक किया। मैं इस दुनिया में झूठ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका अंदाज फलसफियाना हो गया। बोला, इसलिए हर झूठे आदमी को हलाक करके मुझे खुशी होती है। इरफान का चेहरा सुत कर रह गया। तैमूर के चेहरे पर वाकई उस वक्त ऐसी वहशत थी कि वो मुझे ज़हनी मरीज लग रहा था। मैंने तैमूर से कहा, अभी तो बहुत वक्त है, तुम ऐसा करो जब तक कॉफी तैयार कर लो। यूं भी किसी को हलाक करने से पहले खिला पिला कर मारना चाहिए। मैं दरअसल तैमूर को वहां से हटाकर इरफान की हमदर्दियां हासिल करना चाहता था। तैमूर मेरा इशारा समझकर कमरे से निकल गया। मैंने उसके जाने के बाद तबसरा किया, कहा, मेरा साथी ज़हनी मरीज है। इसके लाशऊर में ना जाने क्या बात बैठ गई है कि मामूली सा झूठ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके इसी जुनून की भेंट अब तक 17 अफराद चढ़ चुके हैं। और तो और इसने एक दफा अपनी सगी बहन को भी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसके बाद इसे पागल खाने पहुंचा दिया गया। अभी हाल ही में ये वहां से वापस आया है। वापस क्या आया है बल्कि फरार हुआ है। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हूँ। न जाने कब सोते में मेरे गले पर छुरी फेर दे। मेरी बातें सुनकर इरफान मजीद दहशतज़दा हो गया। वो सहमे हुए लहजे में बोला, मैंने तो इससे कोई झूठ भी नहीं बोला। मेरा नाम तो अरशद है मगर उर्फियत इरफान है। इसकी तस्दीक तो वक़ार भी कर देगा। मुझे झूठ बोलने की भला क्या जरूरत है? मैंने कहा, मगर तुम ये जो पिस्टल जेब में लिए घूम रहे हो इसका क्या जवाज है? कोई भी शरीफ आदमी यूं मुसल्ला होकर नहीं घूमता। फिर वो चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला, अगर तुम मुझे असल सूरत हाल बता दो तो शायद तुम्हारी जान बच जाए, वरना मेरा साथी तो तुम्हारी मौत का फैसला कर ही चुका है। इरफान बोला, क्या आप लोग वक़ार के आने तक इंतजार नहीं कर सकते? वो ज्यादा बेहतर तरीके से इस सूरत हाल की वजाहत कर सकेगा। उसी वक्त तैमूर कॉफी की ट्रे लेकर आ गया। उसने जानबूझकर इतनी देर लगाई कि मैं इरफान से तफसीली तफ्तीश कर लूं। मैंने कहा, वक़ार के आने पर क्या फर्क पड़ेगा? उसने कनखियों से तैमूर की तरफ देखा। बोला, मैं वक़ार की वजह से तो इस चक्कर में फंसा हूं। मैं तो वाकई शरीफ आदमी हूं। मैंने कहा, अगर वाकई यही बात है तो हमें वक़ार को भी बुलाना पड़ेगा। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, कहा, जाओ वक़ार को ले आओ, मगर उसके झूठ सच का तज्जिया करने मत बैठ जाना। इरफान ने हैरत से कहा, तो क्या वक़ार भी यही है? मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि हम वाकई उसे आज़ाद छोड़ देते? इरफान ने झिझकते हुए कहा, वैसे आप लोगों का ताल्लुक किस एजेंसी से है? इससे पहले कि मैं जवाब देता, तैमूर वक़ार को लेकर आ गया। इरफान को देखते ही वक़ार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। वो जल्दी से बोला, तुम आज कैसे आ गए? इरफान बोला, जरूरी नहीं कि मैं हफ्ते को ही आऊं।
उससे पहले भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। इरफान की जबान से हफ्ते का जिक्र सुनकर मैं चौंका। इसका मतलब ये था कि अब तक वक़ार भी हमसे झूठ बोल रहा था। मैंने इरफान से कहा, हाँ अब तुम शुरू हो जाओ, तुम वक़ार की मौजूदगी में ही बात करना चाहते हो? इरफान ने कहा, मैंने अब तक वाकई आप लोगों से झूठ नहीं बोला। नाम के सिलसिले में भी ये सही है कि इरफान मेरी उर्फियत है, लोग उमूमन मुझे इसी नाम से पुकारते हैं। रहा ये सवाल कि मैं मुसल्ला होकर क्यों घूमता हूँ, तो ये मेरी मजबूरी है। तैमूर ने तंज़िया लहजे में कहा, और वो मजबूरी क्या है? इरफान ने कहा, वही मजबूरी जो तुम्हारे साथ है। तुम भी तो मुसल्ला हो, और आदमी असलहा क्यों रखता है ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। फिर वो कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, मैंने ये झूठ जरूर बोला था कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम हूँ। अब तुम सच ही सुनना चाहते हो तो सुनो, मगर सच बहुत कड़वा होता है। मैंने कहा, अगर तुम घुमा फिरा कर बात करने की बजाय सीधे तरीके से बता दो तो हमारा वक्त भी बचेगा और एनर्जी भी। उसने बहुत इत्मीनान से कहा, मैं एक दहशतगर्द हूँ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे दहशतगर्द होना भी कोई मुअज़्ज़ज़ पेशा हो। मैंने कहा, और वक़ार को भी तुम ही ने इस राह पर लगाया है। वो बोला, वक़ार काफी अरसे से बेरोजगार था, इस पर 2 छोटे भाइयों और 3 जवान बहनों का बोझ है। मैंने तो सिर्फ इसकी मदद की थी, मैं खुद भी इस सूरत हाल से 2-4 हूँ। मुझ पर भी माँ बाप और 2 बहनों की जिम्मेदारियां हैं। अब तुमने सच ही बोलने को कहा है तो मुझे टोकना मत। उसका लहजा तल्ख हो गया। बोला, मैंने MA बहुत इम्तियाजी नंबरों से पास किया था। मेरा ख्याल था कि तालीम मुकम्मल करने के बाद हमारे घर के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। मेरे माँ बाप ने अपना पेट काट कर मुझे आला तालीम दिलवाई। उनकी आंखों में मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब थे। बहन भाई खुश थे कि वो औरंगी टाउन की कच्ची आबादी से किसी माकूल जगह मुंतकिल हो जाएंगे, मगर मेरी डिग्री किसी काम ना आ सकी। शुरू में मुझे इंतहाई मामूली मुलाजमतों की ऑफर हुई, मगर मेरे जहन पर तो घर वालों की तकदीर बदलने का भूत सवार था। मैं सोचता था कि अगर यही मुलाजमत करना थी तो फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतने बरस ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। वो मुलाजमत तो मुझे मैट्रिक के बाद भी मिल सकती थी, और इन बरसों में तो मैं थोड़ी बहुत तरक्की भी कर सकता था। फिर 2 साल तक मुख्तलिफ दफ्तरों के धक्के खाने के बाद मैंने यही सोचा कि अब मुझे कोई भी मुलाजमत कर लेनी चाहिए। मैं इस दौरान में ट्यूशन करके किसी न किसी तरह गुजारा कर रहा था। फिर अचानक ही मेरी मुलाकात नवीद से हो गई। वो उन दिनों अमेरिका से आला तालीम हासिल करके आया था और यहाँ बड़े पैमाने पर कोई कारोबार करने का मंसूबा बना रहा था। फिर देखते ही देखते उसने कुरंगी के इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसी मिल मशीनरी समेत खरीदी जिसका मालिक मुल्क से बाहर जा रहा था। वो कंपनी साबुन, वॉशिंग पाउडर, शैम्पू और इसी तरह की दूसरी अशियाए सर्फ बनाती थी। नवीद ने मुझे अपनी कंपनी में सेल्स मैनेजर की ऑफर की। मैं हैरान रह गया। तनख्वाह भी खासी माकूल थी। उसने मुझसे ये भी कहा कि तुम्हारा कोई दोस्त बेरोजगार हो तो उसे भी ले आओ। मैं अपने 1-2 दोस्तों को भी ले गया। मैंने वहां जी जान से काम शुरू कर दिया, मगर एक बात मुझे बुरी तरह खटक रही थी कि नवीद फैक्ट्री में सिर्फ सामान की फिलिंग करता था। वो मार्केट से 2 नंबर का माल खरीद लेता और उसे डिब्बों में भर कर बाजार में भेज देता। चंद महीने इसी तरह चलता रहा। माल की क्वालिटी खराब होने के बावजूद मुझे कंपनी में किसी किस्म का खसारा महसूस नहीं हो रहा था। चंद एक दुकानदारों ने इस शर्त पर माल रखा कि फरोख्त करने पर अदायगी करेंगे। मैं इस सूरत हाल से सख्त परेशान था। नवीद नॉर्थ नाज़माबाद के एक बंगले में रहता था। उस दिन मैं वहां से गुजरा तो मुझे ख्याल आया कि नवीद से भी मिलता चलूं। उस वक्त रात के 10-10:30 का अमल था। नवीद तो यूं भी रात को देर तक जागने का आदी था। ऑफिस में तो उससे तफसीली मुलाकात हो ही नहीं पाती थी। मैंने सोचा इस मौके पर उससे कारोबारी उमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू करूंगा और एक अदद गरम गरम कॉफी भी पीऊंगा, क्योंकि उस दिन सर्दी भी बहुत शदीद थी। नवीद नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए में रहता था। उस ब्लॉक में उमूमन बड़े बड़े बंगले हैं। मैंने अपनी गाड़ी बाहर ही छोड़ी और कॉल बेल बजाने ही वाला था कि गाड़ी की आवाज सुनकर नवीद का चौकीदार गेट पर नमूदार हुआ। मैं अक्सर वहां जाता रहता था, इसलिए चौकीदार ने किसी हैरत का इजहार न किया। पोर्च में नवीद की गाड़ी के पीछे एक होंडा सिविक भी खड़ी थी। मैंने चौकीदार से पूछा, क्या साहब के पास कोई मेहमान आए हैं? चौकीदार ने कहा, हाँ साहब, वो तो काफी देर से इधर है, मगर साहब ने कहा है कि किसी को अंदर मत आने देना, मगर आप तो दफ्तर का आदमी हैं। ये कहकर उसने रास्ता छोड़ दिया। मैं कॉरिडोर में दाखिल हुआ तो तभी इस कारपेट की वजह से कोई आहट पैदा न हुई। मैं जानता था कि उस वक्त नवीद ड्राइंग रूम में होगा। मैं सीधा उसी तरफ बढ़ा। ड्राइंग रूम का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से बातों की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे में दाखिल होने ही वाला था कि अंदर की गुफ्तगू सुनकर ठिठक कर रुक गया। कोई भारी आवाज में कह रहा था, तुमने यहाँ बहुत वक्त और पैसा जाया कर दिया है विक्रम, मगर उसका आउटपुट कुछ भी नहीं है। वह बोला, मैं मौके की तलाश में हूँ सर। मैंने अपने आदमी जगह जगह फैला तो दिए हैं, बस किसी एक बहाने की देर है, फिर ये शहर बारूद का ढेर बन जाएगा। फिर भारी आवाज वाले ने कहा, मगर जल्दी, मुझे फौरन रिजल्ट चाहिए। हाई कमांड ने मुझे खास तौर पर यहाँ भेजा है।
वो हरामजादा कामरान भी आजकल यही है। बस एक दफा उससे आमना सामना हो जाए, फिर मैं उसे बताऊंगा कि मैं विनोद पांडे नहीं, गोपाल दास हूं। मेरे नाम की दहशत से कश्मीर के बड़े बड़े जीवट अगरवादी लरसते हैं। मैं कश्मीर से उसी हरामजादे का सर कुचलने पाकिस्तान आया हूं। नवीद ने कहा, उसके लिए तो मैं ही काफी हूं सर। अचानक कोई कमरे में से झपट कर मेरे सामने आ गया। मैं बौखला कर रह गया। वो बोला, कौन हो तुम? मुझे अंदाजा हुआ कि वो गोपाल दास है। मैंने बौखला कर कहा, मैं इरफान, मेरा मतलब है अरशद हूं सर। नवीद साहब की फैक्ट्री में सेल्स मैनेजर हूं। इधर से गुजर रहा था तो मैंने, उसने दुरुस्त लहजे में ड्राइंग रूम की तरफ इशारा किया। अंदर चलो। उसके लहजे से ज्यादा खौफनाक वो गन थी जो उसने कमरे से बाहर निकलते ही मुझ पर तान ली थी। उसके पीछे पीछे नवीद भी बाहर आ गया। मैंने नवीद की तरफ पुरउम्मीद नजरों से देखा, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर अजीब सी वहशत थी। उसने भी सर्द लहजे में कहा, अंदर चलो। तुम यहाँ कब आए? मैंने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। गोपाल दास बोला, विक्रम, यही तुम्हारा आउटपुट है? तुम्हें पता भी नहीं चला कि बाहर कोई मौजूद है? इस पर तुम दावा कर रहे हो कामरान की हलाकत का? बस तुम में और मुझ में यही फर्क है। मैं हर वक्त अपनी आंखें और कान खुले रखता हूँ। मुझे हैरत हुई कि गोपाल दास नवीद को विक्रम कहकर क्यों मुखातिब कर रहा है। फिर मुझे उनकी गुफ्तगू याद आई, मगर मुझे कुछ ज्यादा सोचने का मौका न मिला। गोपाल दास ने कहा, इस हरामजादे ने हमारी न जाने कितनी बातें सुन ली हैं। अब इसे जिंदा छोड़ना बेवकूफी है। तुम अभी इसे अपनी गाड़ी में ले जाओ और सुसरे का झटका करके कहीं फेंक दो। मेरा जिस्म सर से पांव तक पसीने में डूब गया। नवीद या विक्रम ने पहली दफा मेरी तरफदारी की। बोला, सर, इसे मारने की बजाय हम इससे काम भी तो ले सकते हैं। अगर इसने हमारे कहने पर अमल न किया तो ये तो खैर मारा ही जाएगा। इसकी बहनें मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में बेच दी जाएंगी। मैं हिज़यानी अंदाज में बोला, नहीं, मेरी बहनों का नाम मत लो। तुम लोग जो कहोगे मैं करूंगा। गोपाल दास ने मेरी बात काटी। बोला, रिवॉल्वर चलाना आता है? खैर नहीं भी आता तो विक्रम तुझे एक हफ्ते में सिखा देगा। मगर एक बात अच्छी तरह याद रखना, हमारे कहने के खिलाफ किया तो। उसने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरी आंखों में बेख्तियार अपने मासूम बहन भाइयों के चेहरे घूम गए। मैंने कहा, तुम जो कुछ कहोगे मैं करूंगा। फिर विक्रम ने वाकई मुझे एक हफ्ते में न सिर्फ रिवॉल्वर चलाना बल्कि दस्ती बम और क्लैशनकोफ का इस्तेमाल भी सिखा दिया। उस जमाने में मेरी मुलाकात वक़ार से हुई। ये भी पंजाब से नौकरी की तलाश में आया था और जगह जगह धक्के खा रहा था। विक्रम का इसरार था कि 2-4 ऐसे नौजवान इकट्ठे करो जो देखने में वजीह और स्मार्ट हों। मैंने वक़ार की मुलाकात भी विक्रम से करवा दी। यूं वक़ार भी हम लोगों के साथ शामिल हो गया। तैमूर ने कहा, मगर तुमने तो उन लोगों से ज़बान बंद रखने का वादा किया था। क्या अब तुम्हारी बहनों के लिए खतरा पैदा नहीं होगा? वो बोला, मैंने अब तक इतने घर उजाड़े हैं, कौम को इतना नुकसान पहुंचाया है कि मेरा ज़मीर मुझे दिन रात मलामत करता है। ये तो खुद गर्जी है कि अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए दूसरों की बहनों और बेटियों को पामाल कर दिया जाए। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि खुद अपने ही हाथों से अपनी बहनों का खात्मा कर दूं, वरना ज़मीर की खलिश मुझे पागल कर देगी। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, वैसे तुम अदाकार बहुत अच्छे हो, ये ख्याल तुम्हें इससे पहले क्यों नहीं आया? अपनी जान पर बनी तो अपनी बहनों को भी कत्ल करने पर आमादा हो गए। वो बोला, मैं जानता था कि तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। इसका एक ही तरीका है, तुम जरा मुझे अपने हाथों से मौत की नींद सुला दो, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा। वो बोलते बोलते चंद लम्हे को रुका, फिर कहा, मेरे बाद मेरी बहनों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेना होगी। अगर ऐसा ना कर सको तो उन्हें कम से कम बाइज्जत मौत ही दे देना। ये कहते हुए उसकी आवाज भरा गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसके लहजे से जाहिर हो रहा था कि उसका एक एक लफ्ज सच्चाई पर मबनी है। मेरा वास्ता अब तक इतने लोगों से पड़ा था कि मुझे सच और झूठ की खूब पहचान हो गई थी। तैमूर ने अचानक पूछा, तुम कामरान को पहचानते हो? फिर गौर से उसके चेहरे का रद्द अमल देखने लगा। वो तलखी से मुस्कुराया और बोला, इस वक्त पाकिस्तान में उनके रास्ते का सबसे भारी पत्थर तो कामरान है। वो कामरान को हर कीमत पर हलाक करना चाहते हैं। विनोद पांडे उनका बहुत मायानाज और खौफनाक एजेंट था। कामरान ने उन्हीं के मुल्क में विनोद पांडे को तिगनी का नाच नचा दिया। जब वो भारत में रहकर उनके सीनों पर मूंग दल सकता है तो फिर पाकिस्तान तो फिर कामरान का अपना वतन है। तैमूर ने मुंह बनाकर उसकी बात काटी। बोला, मैंने तुमसे पूछा था कि तुम कामरान को पहचानते हो या नहीं। तुमने जवाब देने में न जाने कौन सी अल्फ लैला छेड़ दी। वो बोला, हाँ, मैं कामरान को पहचानता हूँ। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिस शख्स के साए से वो लोग खौफजदा हैं उसके बारे में अपने लोगों को क्यों नहीं बताएंगे। विक्रम ने खास तौर पर मुझे कामरान की एक तस्वीर दी थी और कहा था कि इस शख्स की हलाकत में ही हमारी बका है। तस्वीर देखकर मुझे बेख्तियार ये ख्याल आया था कि इतना वजी, खुबरू और मासूम आदमी इतना खौफनाक भी हो सकता है कि रॉ के बड़े बड़े फन्ने खानों के लिए डरावना ख्वाब बन जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि आज वो हस्ती मेरे सामने मौजूद है। उसने तहसीन आमेज नजरों से मुझे देखा, फिर बोला, आपकी वो तस्वीर अगरचे पुरानी है मगर नैन नक्श तो वही है। मैंने उसे घूरते हुए कहा,
तुम अगर मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि मुझे खुशामद और चापलूसी से शदीद नफरत है। इरफान ने कहा, इसे आप खुशामद न समझें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज़ हकीकत पर मबनी है। मैंने कहा, वो मेरे बारे में और क्या कुछ जानते हैं? उसने कहा, उनका ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान की कोई खुफिया और बाअसर एजेंसी कामरान की पुश्त पनाही कर रही है। उसके साथ साथ उसे ज़ेर ज़मीन दुनिया के जराइम पेशा अफराद का ताउन भी हासिल है। इसी वजह से वो आज तक दुनिया की खतरनाक एजेंसी से बचा हुआ है। सबसे बढ़कर ये कि उसे ग्लोरिया जैसी घर की भेदी का ताउन हासिल है। अगर किसी तरह ग्लोरिया पर ही काबू पा लिया जाए तो कामरान को घेरना बहुत आसान है। मैंने कहा, तो फिर वो मेरी बजाय ग्लोरिया को क्यों नहीं घेरते? इरफान बोला, ग्लोरिया को भी घेरना इतना आसान नहीं है। कामरान की तरह वो भी छल्लावा है। ये अल्फाज गोपाल दास के हैं। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, अब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, तुम मुझे गोपाल दास तक पहुंचाओगे। हाँ, ये वादा करता हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बहनों पर आंच नहीं आएगी। इरफान बुरी तरह रोने लगा। उसने झुककर मेरे पांव पकड़ने की कोशिश की, मगर मैंने उसे शानों से थाम लिया। वो शर्ट की आस्तीन से आंसू पोंछते हुए बोला, आप वाकई अजीम हैं कामरान साहब। अब मुझे अपनी मौत का भी गम नहीं होगा। मुझे ये इत्मीनान तो रहेगा कि मेरे बाद भी मेरी बहनों की इज्जत और वालिदैन और भाइयों की जिंदगियां महफूज होंगी। मैं आपको गोपाल दास तक जरूर ले जाऊंगा। मैंने कहा, एक बात और, तुम्हारे सिवा मजीद कितने आदमी गोपाल दास के साथ हैं? इरफान बोला, वकार समेत 5 ऐसे आदमी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। हो सकता है उसने मजीद लोगों को भी खरीद रखा हो। तैमूर ने कहा, वकार का राब्ता किससे है? मेरा अंदाजा है कि गोपाल दास इसके सामने नहीं आया होगा। इरफान बोला, आपका अंदाजा दुरुस्त है। वकार का राब्ता विक्रम से ही है, वही इससे बात करता है। गोपाल दास को तो मेरे सिवा शायद किसी ने देखा भी ना हो। मैंने भी उस दिन इत्तेफाक से उसे देख लिया था। मैंने पूछा, गोपाल दास का हुलिया बताओ। उसने कहा, वो दराज कद और मजबूत जिस्म का आदमी है। जिस्म की साख्त से अंदाजा होता है कि वो पाबंदी से सख्त किस्म की एक्सरसाइज करने का आदी है। रंग गंदुमी और बाल स्याह हैं, चेहरे पर घनी मूछें, पेशानी तंग और बायां शाना कुछ झुका कर चलता है। खालिस उर्दू बोलने की कोशिश करता है, मगर कोशिश के बावजूद खे को खे बोलता है। मसलन ख्याल को हमेशा ख्याल ही बोलेगा। मैंने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, तुमने उसका बहुत गहरी नजरों से मुशाहिदा किया है। इतना मुकम्मल हुलिया तो शायद पुलिस का कोई ट्रेंड जासूस ही बता सकता है। इरफान ने कहा, ये उन्हीं लोगों की ट्रेनिंग है कामरान साहब। उन्होंने इसी अंदाज में और इतनी ही तफसील से मुझे आपका हुलिया भी बताया था। मैंने उसी रोशनी में सबको परखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मेरे बारे में खास बात क्या बताई थी? मेरी ऐसी कोई आदत जिसके जरिए मैं पहचाना जाऊं? वो बोला, आप घड़ी हमेशा सीधे हाथ की दाईं कलाई में बांधते हैं। चाय या कॉफी का मग इस अंदाज में पकड़ते हैं कि उसका हैंडल सामने की तरफ रहता है। दाईं अबरू पर कट का एक हल्का सा निशान है। चलते वक्त हमेशा यूं चौकन्ने रहते हैं जैसे किसी नादीदा दुश्मन का खतरा हो। और सबसे बड़ी शनाख्त आपके बाएं हाथ की छोटी उंगली है, जिसके ऊपर वाली पोर गोली या किसी धारदार चीज के जख्म से चौकोर हो गई है। मैंने बेख्तियार अपने हाथों को देखा। वाकई मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगली की ऊपरी पोर का खफीफ सा हिस्सा गोली लगने से उड़ गया था। ये जख्म मुझे विनोद पांडे ने ही पहुंचाया था। मैंने हंसकर कहा, उंगली का तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता, अलबत्ता दूसरी तमाम बातें तर्क कर दूंगा। ये कहकर मैंने रिस्ट वॉच खोलकर बाईं कलाई पर बांध ली। घड़ी बांधने के बाद दाईं कलाई पर सफेद सा एक निशान पड़ गया था, मगर वो चंद रोज में खुद ही मिट जाता। मैंने आइंदा अपनी चाल पर कंट्रोल करने का फैसला भी किया। मैंने चौंक कर पूछा, गोपाल दास तुम्हारी निगरानी तो नहीं करता? वो बोला, शुरू में कुछ दिन उन्हीं के एक आदमी ने निगरानी की थी, फिर मुतमईन होने के बाद उसने मेरा पीछा छोड़ दिया। यूं भी उनके पास अफरादी कुव्वत कम है। मैंने कहा, अफरादी कुव्वत की बात मत करो। अगर उसके पास पैसा है तो वो खड़े खड़े 10 आदमियों को खरीद सकता है। खैर, तुम ये बताओ कि इस वक्त गोपाल दास कहाँ मिलेगा? इरफान बोला, ये बताना मुश्किल है। उसके ठिकाने का इल्म तो शायद विक्रम को भी नहीं होगा। वैसे अक्सर रात गए वो विक्रम के बंगले पर आता है, मगर रुकता वहां भी नहीं। इसकी तस्दीक मैं विक्रम के चौकीदार से कर चुका हूँ। तैमूर ने कहा, तुम फिलहाल यहीं रहो और अपने घर का पता बताओ, ताकि उन लोगों को तुम्हारे बारे में मुतमईन किया जा सके। इरफान हिचकिचा कर बोला, मेरे सब घर वाले इस रूप से वाकिफ नहीं हैं। उनके ख्याल में तो मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बाइज्जत तौर पर मुलाजमत कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में अक्सर कराची से बाहर भी जाता रहता हूँ। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर वालों को कुछ मालूम नहीं होगा। उन्हें यही बताया जाएगा कि इरफान एक जरूरी मीटिंग में शिरकत के लिए लाहौर गया है और 1-2 दिन में वापस आएगा। इरफान ने बिला चूंचरा अपने घर का पता बता दिया। वो गुलशन इकबाल के एक फ्लैट में रहता था। गुलशन इकबाल का फासला वहां से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने तैमूर से कहा कि तुम अभी इरफान के घर जाकर इत्तला भी दे आओ और जरूरत की कुछ चीजें भी ले आओ। इरफान मेरे साथ पूरी तरह ताउन कर रहा था। मुझे उसकी तरफ से कोई खतरा नहीं था।
वक्कार पर अलबत्ता मुझे अभी तक भरोसा नहीं था कि उसके दिल में क्या है। तैमूर जानता था कि अगर इरफान और वक्कार ने भी कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो मैं बआसानी उनसे निमट लूंगा।